Hello students, welcome to lecture series on Java programming organized by Soft Pro India Lucknow and myself Brajesh Misra, the senior consultant in Soft Pro India Lucknow. तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग जो है फिट एंड फाइन होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार जो प्रीवियस लेक्चर है उसे हम रिवाइज करते हैं। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने आपको लूप कंट्रोल्स के बारे में बताया। लूप कंट्रोल्स क्या होते हैं? तो अगर आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अप टू गिवन कंडीशन इज ट्रू। अगेन आई रिपीट इट, मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जब तक कि दी गई कंडीशन ट्रू है, देन यू कैन यूज अ लूप कंट्रोल। तो आप एक लूप कंट्रोल यूज कर सकते हैं। जावा में 4 टाइप्स के लूप कंट्रोल्स होते हैं: व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको व्हाइल लूप के बारे में बताया, फॉर लूप के बारे में बताया, डू व्हाइल लूप के बारे में बताया, राइट? और फॉर ईच लूप का हमने इंट्रोडक्शन दिया था। बेसिकली ये जो फॉर ईच लूप है दिस इज अ स्पेशल लूप कंट्रोल। फॉर ईच लूप इन जावा इज यूज्ड टू ट्रैवर्स द एलिमेंट्स ऑफ अ कलेक्शन। किसी कलेक्शन के एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के लिए हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। तो इन टॉपिक्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था और मैंने आपको इसके एग्जाम्पल्स भी बताए थे और हमने आपको कुछ टास्क भी दिए थे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो प्रोग्राम हमने बताए थे उन प्रोग्राम की प्रैक्टिस की होगी। जो टास्क हमने दिए थे उन टास्क को आपने इम्प्लीमेंट किया होगा। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रॉब्लम्स को शेयर किया था और मैंने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं उस एजेंडा के बारे में हम आपको बताते हैं। तो आज हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एरे इन जावा। एरे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज हम ये जानेंगे कि एरे क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ एरे, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं और एरे के लिए हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो यह आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है और आज का लेक्चर बहुत ही कमाल का होने वाला है। आप लोग देख रहे होंगे कि धीरे धीरे हमारा जो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। हम लोग जितने प्रोग्राम डेवलप करेंगे उतनी ही हमारी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होगी। मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। जितना ज़्यादा हम मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हमारी मैथ्स उतनी ही स्ट्रांग होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ठीक उसी तरीके से आप जितना ज़्यादा प्रोग्रामिंग करेंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोग्राम्स बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होगी।
ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे इन जावा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एरे है क्या। अच्छा, अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो सी में भी एरे का कॉन्सेप्ट है। ओके, और एरे क्या है, अगर हम एरे की बात करें कि एरे क्या है, कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं एरे को, तो इट इज वेरी वेरी सिंपल। एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। एरे सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है। एरे सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है। दैट मीन्स एन एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। इसका मतलब है एरे में सिमिलर डेटा टाइप की हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम आपको एरे की डेफिनेशन बताते हैं। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। Similar data types, that means an array can store multiple values of similar data types. ओके, तो यह तो हुई डेफिनेशन कि क्या होती है एरे। एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। That means an array can store multiple values of similar data type. ओके, अब बात आती है कि एरे को हमें क्यों यूज करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। आप लोगों ने वेरिएबल के बारे में पढ़ा है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? Variables are value containers. Variables are value containers. They create space in memory. Variables जो हैं वो value containers होते हैं और variables मेमोरी में स्पेस को क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने एक int टाइप का वेरिएबल लिया a, हमने एक int टाइप का वेरिएबल लिया a, राइट। तो ए में मान लिया हमने एक वैल्यू स्टोर किया 100। ओके, तो देखिए यहां पर क्या होगा कि मेमोरी में ए के लिए स्पेस क्रिएट होगा और इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी 100। ओके, वैल्यू कितनी स्टोर होगी? 100। फिर हमने क्या किया, ए में 200 वैल्यू स्टोर कर दी। तो जानते हो क्या होगा, ये जो 100 वैल्यू है जो इस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर्ड है, यह रिमूव हो जाएगी और राइट हो जाएगी और यहां पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 200। यहां पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 200। तो हमने, अगर हम सिंगल वेरिएबल यूज करते हैं, अगर हम सिंगल वेरिएबल यूज करते हैं तो सिंगल वेरिएबल कैन स्टोर अ सिंगल वैल्यू एट ए टाइम। अगर आप एक वेरिएबल यूज करते हैं तो सिंगल वेरिएबल कैन स्टोर अ सिंगल वैल्यू एट ए टाइम। एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे ये क्लियर हुआ कि अ सिंगल वेरिएबल कैन स्टोर अ सिंगल वैल्यू, कैन स्टोर अ सिंगल वैल्यू। अब देखिए, मान लिया हमें
10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हमें 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो इस काम को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला या तो हम 10 वेरिएबल्स ले लें, 10 इंडिविजुअल वेरिएबल्स ले लें और उनमें हम वैल्यूज को स्टोर करें। यह हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि नहीं, 10 वेरिएबल्स ना लें, हम एक एरे ले लें जिसका साइज 10 दें। तो अगर आप एरे यूज करते हैं तो आपको मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करने होंगे, सिंपली आपको एक एरे डिक्लेयर करनी होगी। राइट, एक एरे डिक्लेयर करनी होगी। तो अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज के साथ वर्क करना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप एरे का यूज करें, क्योंकि एरे को मैनेज करना, एरे को एक्सेस करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि किस तरीके से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। राइट, तो हम सीखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ एरे इन जावा। डिक्लेरेशन ऑफ एरे इन जावा। जावा में हम एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो पहले हम इसका सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स टू डिक्लेयर द एरे इन जावा। तो सबसे पहले हम एरे का डेटा टाइप देते हैं। कि किस तरीके की एरे आप क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद में आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले डेटा टाइप देते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद में फिर हम एरे का नेम देते हैं, एरे नेम। ओके, डेटा टाइप लिखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर एरे का नेम देते हैं। नेम देने के बाद इक्वल न्यू डेटा टाइप, देन एरे का साइज, So this is the syntax to declare the array in Java. इस तरीके से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। अब मैं डिक्लेरेशन का एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। डेटा टाइप में हमने लिखा इंट। डेटा टाइप की जगह पर हमने लिखा इंट, मतलब यह इंट टाइप की एरे हम क्रिएट कर रहे हैं। मतलब यहां पर हम इंट टाइप की एरे क्रिएट कर रहे हैं। फिर हमने यहां पे लगाया स्क्वायर ब्रैकेट और एरे का नाम हमने दिया लिस्ट। तो देखिए, डेटा टाइप की जगह पर हमने एरे का डेटा टाइप दिया इंट, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया, फिर हमने एरे का नेम दिया लिस्ट। ओके, इक्वल टू न्यू डेटा टाइप की जगह पर लिखेंगे इंट और साइज देंगे 10। साइज की जगह पर हम 10 देंगे। राइट, तो इस तरीके से आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यह जो एरे आपने डिक्लेयर की है, जिसका नाम लिस्ट है और साइज जिसका 10 है। ओके, तो यह एरे 10 वैल्यूज को स्टोर कर लेगी।
ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, द एबव एरे नेम्ड लिस्ट कैन स्टोर 10 numbers of int type. The above array named list can store 10 numbers of int type. ये इंटीजर टाइप के 10 नंबर्स को स्टोर कर लेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि व्हाट इज एरे, व्हाई वी यूज द एरे एंड हाउ वी कैन डिक्लेयर द एरे। हाउ वी कैन डिक्लेयर द एरे, कैसे एरे को हम डिक्लेयर करते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि हाउ यू कैन इनिशियलाइज द एरे। हाउ यू कैन इनिशियलाइज द एरे। आप एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे? इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है? तो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि डिक्लेरेशन के साथ ही वैल्यू असाइन कर देना। डिक्लेरेशन के साथ ही वैल्यू को असाइन कर देना, इसी को इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो आइए अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, कि हम एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो मान लिया हमने यहां पर एक इंट टाइप की एरे लिया। एरे का नाम हमने दिया x इक्वल टू, अब इसी में हम वैल्यूज स्टोर करेंगे। तो कैसे वैल्यू स्टोर करेंगे? कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, और इसके अंदर हम वैल्यूज स्टोर करेंगे। तो मान लिया हमने वैल्यू स्टोर किया 10, 20, 30, 40 और 50। तो इस एरे में हमने टोटल 5 वैल्यूज, इस एरे में हमने टोटल 5 वैल्यूज स्टोर किया। 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, 5 वैल्यूज स्टोर किया। अब देखिए ये वैल्यूज एरे में स्टोर कैसे होंगी। ओके, तो अगर आपने सी लैंग्वेज में एरे पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जान लीजिए कि एरे में इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है। इट ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 0। मैं यहां पर नोट भी लिख देता हूं कि इंडेक्सिंग इन एरे इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 अप टू n-1, where n is the size of array, where n is the size of array. So dear students, एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और इंडेक्सिंग n-1 तक रहती है। राइट, जहां पर n क्या है? एरे का साइज है। तो जो एरे हमने अभी इनिशियलाइज की है, जिसका नाम x है, इसमें हमने 5 नंबर्स स्टोर किए हैं। तो नंबर्स स्टोर कैसे हुए होंगे? इस एरे में नंबर्स स्टोर कैसे हुए हैं, आइए देखते हैं। तो x के 0th पोजीशन पर, x 0 पर वैल्यू स्टोर हुई है 10।
x के 1 पोजीशन पर वैल्यू स्टोर हुई है 20, x के 2 पोजीशन पर वैल्यू स्टोर हुई है 30, x के 3 पोजीशन पर वैल्यू स्टोर हुई है 40 और x के 4th पोजीशन पर वैल्यू स्टोर हुई है 50। तो आपने यहां पर क्या देखा कि हमने एक एरे डिक्लेयर किया है, उस एरे में 5 नंबर्स स्टोर किए हैं और यह एरे 5 वेरिएबल्स की तरह काम कर रही है। यह एरे 5 वेरिएबल्स की तरह काम कर रही है। अब देखिए, ये जो नंबर्स हैं जो हमने एरे में स्टोर किए हैं, यह एरे मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होगी और ये नंबर मेमोरी में कैसे स्टोर होंगे। तो ये कुछ इस तरीके से स्टोर होंगे। जो एरे होती है, एरे में जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन होता है। मतलब जितना आपने एरे का साइज दिया, जितना आपने एरे का साइज दिया उसके अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट होगी और साइज जितना होगा उतने ब्लॉक्स बन जाएंगे। और ये जो मेमोरी होगी एरे के लिए जो एलोकेट होगी, यह एक साथ एक जगह पर मेमोरी एलोकेट होगी। राइट? तो मान लिया आपने ये एरे इनिशियलाइज किया है x, इसमें आपने 5 नंबर्स स्टोर किए हैं 10, 20, 30, 40 और 50। तो ये मेमोरी में कैसे स्टोर होंगे? तो ये कुछ इस तरीके से मेमोरी में स्टोर होंगे। लाइक जो फर्स्ट ब्लॉक है इसमें 10 वैल्यू स्टोर हुई है, सेकेंड ब्लॉक में 20, थर्ड ब्लॉक में 30, फोर्थ ब्लॉक में 40 और फिफ्थ ब्लॉक में 50। राइट? तो 10 जो है वो किसमें स्टोर हुआ है? x0 में। x की 0th पोजीशन पर 10 वैल्यू स्टोर हुई है, x की 1 पोजीशन पर 20 वैल्यू स्टोर हुई है, x की 2 पोजीशन पर 30 वैल्यू स्टोर हुई है, x की 3 पोजीशन पर 40 वैल्यू स्टोर हुई है, x की 3 पोजीशन पर 40 वैल्यू स्टोर हुई है और x के 4th पोजीशन पर 50 वैल्यू स्टोर हुई है। तो इस तरीके से मेमोरी में एरे के एलिमेंट स्टोर होते हैं। और ये जो हमने आपको बताया है यह है मेमोरी एलोकेशन ऑफ एरे। एरे में इस तरीके से मेमोरी एलोकेट होती है। तो मैं आई होप कि आप सबको ये इनिशियलाइजेशन समझ में आया होगा और साथ साथ आपको मेमोरी एलोकेशन भी समझ में आया होगा। राइट? अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एरे के लिए यूजर से इनपुट लेते हैं। हाउ वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर एन एरे। ओके, तो देखिए, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर एन एरे। हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर एन एरे। एरे के लिए हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं? हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर एन एरे। एरे के लिए हम इनपुट कैसे लेते हैं? तो मैं आपको एक छोटा सा कोड लिख करके समझाता हूं कि कैसे इनपुट लेंगे। तो नाउ सी हियर अ कोड सेगमेंट। अब देखो बच्चों,
कि अगर आपको यूजर से इनपुट लेना होता है तो आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ओके, राइट। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे java.util.asterisk। हमने क्या इंपोर्ट किया? java.util.asterisk। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने अभी तक बताया है java.util.scanner, राइट। अभी तक हमने आपको क्या बताया है कि हम स्कैनर क्लास को यूज करना होता है, तो हम लिखते हैं इंपोर्ट java.util.scanner। और अब हम यहां पर यूज कर रहे हैं java.util.asterisk। तो ऐसा क्या हो गया? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लिखते हैं java.util.scanner, अगर आप लिखते हैं java.util.scanner, तो इसका मतलब है java.util पैकेज से स्कैनर क्लास को कॉल किया जा रहा है। java.util पैकेज से स्कैनर क्लास को कॉल किया जा रहा है। और जब आप लिखते हैं java.util.asterisk, तो इसका मतलब java.util पैकेज से सभी क्लासेज और इंटरफेसेज कॉल किए जा रहे हैं। तो अगर आप लिखेंगे java.util.asterisk, तो java.util पैकेज के सभी क्लासेज, सभी इंटरफेसेज एक्सेस हो जाएंगे। और अगर आप लिखते हैं इंपोर्ट java.util.scanner, तो उससे सिर्फ स्कैनर क्लास ही एक्सेस होगी, स्कैनर क्लास ही इंपोर्ट होगी, राइट। तो अब की बार हमने आपको बताया कि हम यहां पर लिखेंगे इंपोर्ट java.util.asterisk। अब देखिए, अब मेन के अंदर, मेन मेथड के अंदर हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्योंकि इनपुट लेना है तो हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये प्रोग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं यह प्रोग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं आपको एक कोड लिख करके समझा रहा हूं कि यूजर से एरे के लिए इनपुट कैसे लेंगे। हम यूजर से एरे के लिए इनपुट कैसे लेंगे, राइट। तो हमने यहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम यहां पर एक एरे डिक्लेयर करेंगे। अब हम यहां पर एक एरे डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमने डेटा टाइप दिया इंट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, एरे का नाम हमने दिया x इक्वल टू न्यू इंट, और इस एरे का साइज हमने दिया 5। तो यह एरे जो हमने डिक्लेयर की है जिसका साइज 5 है, इस एरे में आप 5 नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। इस एरे में आप 5 नंबर्स स्टोर कर सकते हैं, राइट। ओके, अब हम यहां पर एक इंट टाइप का वेरिएबल लेंगे i फॉर लूप काउंटर। जब भी आपको एरे में वैल्यू स्टोर करनी हो, या एरे की वैल्यू डिस्प्ले करनी हो, या एरे के एलिमेंट्स को यूज करना हो, तो उस केस में आपको लूप की जरूरत पड़ेगी। उस केस में आपको लूप कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट लेक्चर में हमने आपको लूप कंट्रोल्स पढ़ाए हैं। कौन कौन से? व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप। तो यहां पर एरे में वैल्यूज को इनपुट ले करके स्टोर करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फॉर लूप का। तो हमने यहां पर लिखा system.out.println, मैसेज हमने दिया
इंटर 5 नंबर्स, इंटर 5 नंबर्स। ओके, अब हम यहां पर फॉर लूप यूज करेंगे। तो फॉर में सबसे पहले हम लूप काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे। फॉर में सबसे पहले हम लूप काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे। और किस वैल्यू पर इनिशियलाइज करेंगे? और किस वैल्यू पर इनिशियलाइज करेंगे? तो इसे हम इनिशियलाइज करेंगे 0 पर। क्यों? क्योंकि एरे में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो हमने i को इनिशियलाइज किया 0 पर, सेमीकोलन लगाया, फिर हमने लिखा i इज लेस देन 5। ये लूप तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू 5 से कम है। फिर हमने यहां पर यूज किया i प्लस प्लस, राइट। तो i इक्वल टू 0, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। i इज लेस देन 5, ये हो गया कंडीशन। i प्लस प्लस, ये हो गया अपडेशन। अब हम यहां पर वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा xi इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। स्कैनर क्लास में नेक्स्ट इंट एक ऐसा मेथड होता है जो इंटीजर इनपुट के लिए यूज किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फॉर लूप है ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ये फॉर लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा? 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। और यूजर 5 नंबर्स इनपुट करेगा जो कि एरे में स्टोर हो जाएंगे। अब जरा सा मैं इसका एग्जीक्यूशन आपको बताता हूं। ओके, तो देखिए यहां पर i की इनिशियल वैल्यू 0 है। i की इनिशियल वैल्यू 0 है। अब कंडीशन टेस्ट की जाएगी। तो 0 इज लेस देन 5, 0 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। तो कंट्रोल फॉर लूप में एंट्री करेगा। कंट्रोल फॉर लूप में एंट्री करेगा। जब कंट्रोल फॉर लूप में एंट्री करेगा तो यूजर जो फर्स्ट एलिमेंट इनपुट करेगा वो x के 0 पोजीशन पर स्टोर हो जाएगी। मान लिया यूजर ने 10 इनपुट किया तो x के 0 पोजीशन पर 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसके बाद में फिर i का इंक्रीमेंट होगा। i का इंक्रीमेंट होगा। i की अभी तक वैल्यू 0 थी, अब वैल्यू इंक्रीज हो करके 1 हो जाएगी, राइट। तो अगला एलिमेंट फिर यहां पर कंडीशन टेस्ट की जाएगी। तो 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। तो अगला एलिमेंट स्टोर होगा x के 1 पोजीशन पर। तो x के 1 पोजीशन पर वैल्यू स्टोर होगी 20। x के 1 पोजीशन पर जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा वो x के 1 पोजीशन पर स्टोर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, i की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी। i की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन टेस्ट की जाएगी। तो 2 इज लेस देन 5, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो अगला एलिमेंट जो यूजर इनपुट करेगा वो x के 2 पोजीशन पर स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर x के 2 पोजीशन पर मान लिया यूजर ने इनपुट किया है 30, तो x के 2 पोजीशन पर 30 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी, इंक्रीमेंट होगा। i की वैल्यू अब 3 हो जाएगी। अगेन 3 इज लेस देन 5, 3 5 से छोटा है। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो यूजर इनपुट करेगा वो x के 3 पोजीशन पर स्टोर हो जाएगी। तो x के 3 पोजीशन पर मान लिया यूजर ने 40 वैल्यू इनपुट की, तो x के 3 पोजीशन पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 40। फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी। i की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी और अभी तक i की वैल्यू 3 थी,
अब i की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर से कंडीशन टेस्ट होगी, तो 4 इज लेस देन 5, 4 5 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू है। तो अगला एलिमेंट स्टोर होगा x के 4th पोजीशन पर। तो x के 4th पोजीशन पर वैल्यू स्टोर हुई 50। अगर यूजर ने 50 इनपुट किया तो x के 4th पोजीशन पर वैल्यू स्टोर हुई 50। ओके, अब i की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, i की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, तो i की वैल्यू 4 से अब 5 हो जाएगी, और जैसे ही i की वैल्यू 5 हो जाएगी, ये दी गई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा। तो आपने इस कोड सेगमेंट के थ्रू देखा कि किस तरीके से आप यूजर से इनपुट ले करके एरे में स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप सबको यह समझ में आया होगा। नाउ दिस इज द टाइम टू मेक सम प्रोग्राम्स। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं एरे के। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। पहला प्रोग्राम बताते हैं एरे का, और सबसे पहले हम उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो प्रोग्राम का पर्पज है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम एंड एवरेज of 10 numbers using array. Write a program to find sum and average of 10 numbers using array. इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है? इस प्रोग्राम में हमें एक एरे लेनी है जिसका साइज 10 होगा। यूजर से इनपुट लेकर के 10 नंबर्स स्टोर करेंगे, फिर हम उनका सम फाइंड आउट करेंगे और एवरेज फाइंड आउट करेंगे। हम उसका सम फाइंड आउट करेंगे और एवरेज फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम डेवलप करते हैं। तो प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हमने यहां पर ओपन किया कमांड प्रॉम्प्ट। आप लोगों को पता है कि हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनको ई ड्राइव में जावा प्रॉग्स फोल्डर के अंदर हमने रखा है। तो हम यहां पर सी ड्राइव से ई ड्राइव में स्विच करेंगे, फिर हम अपना फोल्डर ओपन करेंगे बाय यूजिंग cd कमांड। तो हमने यहां पे लिखा cd जावा प्रॉग्स। ओके, फोल्डर ओपन हो चुका है। अब हम देखना चाहेंगे कि इस फोल्डर में हमने कितने प्रोग्राम सेव कर रखे हैं। तो मैंने यहां पर यूज किया dir कमांड। तो टोटल हम लोगों ने 9 प्रोग्राम्स बनाए हैं। ओके, वेरी नाइस। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक नई प्रोग्राम फाइल लेनी है। अब हमें एक नई प्रोग्राम फाइल लेनी है और उस प्रोग्राम फाइल में हम जावा का कोड लिखेंगे टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ 10 नंबर्स यूजिंग एरे। तो हमने यहां पर लिखा नोटपैड p10.java। प्रोग्राम फाइल क्रिएट हो चुकी है। नाउ वी राइट द कोड। और सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रोग्राम का पर्पज लिखेंगे। तो हमने प्रोग्राम का पर्पज लिखा राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ 10 नंबर्स यूजिंग एरे। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ 10 नंबर्स यूजिंग एरे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में
हमें यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है। इस प्रोग्राम में हमें यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है। तो वैल्यू इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर की जरूरत होगी। तो हम यहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने यहां पे लिखा इंपोर्ट java.util.asterisk, java.util.asterisk। यह स्टेटमेंट क्या करेगा? यह स्टेटमेंट क्या करेगा? यह स्टेटमेंट java.util पैकेज से सभी क्लासेज को और सभी इंटरफेसेज को इंपोर्ट कर लेगा। डियर स्टूडेंट, अब हम यहां पर क्लास बनाएंगे। तो क्लास का नाम हमने दिया P10। अब इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और इस मेन मेथड का एक्सप्लेनेशन हमने सेकेंड लेक्चर में आप लोगों को बताया था। तो अगर आपको मेन मेथड का एक्सप्लेनेशन जानना है, क्लास का एक्सप्लेनेशन जानना है, तो आप लेक्चर 2 के वीडियो को वॉच करें। ओके। फिर इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की एरे पास कर दी। ओके, सो नाउ मेन मेथड इज रेडी। अब हमें क्या करना है? एक इंटीजर टाइप की एरे डिक्लेयर करनी है। तो हमने यहां पे लिखा इंट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। एरे का नाम हमने दिया x इक्वल टू न्यू इंट और एरे का साइज हमने दिया 10। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ एरे। डिक्लेरेशन ऑफ एरे। एरे को हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हमें क्या करना है? अब हम यहां पर एक इंट टाइप का वेरिएबल लेंगे, आई फॉर लूप काउंटर। दूसरा एक वेरिएबल लेंगे सम, जिसमें कि वैल्यूज का सम हम स्टोर करेंगे, नंबर्स का सम स्टोर करेंगे। और सम को हमने इनिशियलाइज किया है 0 पर। अब यहां पर यह बात आपको समझनी होगी कि सम को हम 0 पर क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं। क्योंकि सम वेरिएबल में हम एरे के नंबर्स को ऐड करके स्टोर करेंगे। तो और इसको हमने 0 वैल्यू इसलिए असाइन की है। इसको हमने 0 वैल्यू इसलिए असाइन की है क्योंकि अगर किसी नंबर में आप 0 ऐड करते हैं तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहां पर इंट टाइप के 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। पहला आई का यूज कर रहे हैं हम लूप काउंटर के लिए। दूसरा वेरिएबल है सम में हम नंबर्स का समेशन स्टोर करेंगे। ओके। अब हमने यहां पर एक डबल टाइप का वेरिएबल लिया, एवीजी फॉर एवरेज। डबल टाइप का एक वेरिएबल लिया, एवीजी फॉर एवरेज। चलिए, अब हमें क्या करना है? अब हम यूजर से इनपुट लेंगे। जैसे कि अभी हमने कोड सेगमेंट में आपको बताया कि किस तरीके से आप यूजर से इनपुट लेते हैं फॉर एन एरे। आप एरे के लिए यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं, यह मैंने अभी आपको कोड सेगमेंट में बताया है। तो सबसे पहले तो आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो हमने यहां पर लिखा स्कैनर इज द क्लास नेम, SC दिस इज द वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। ओके। अब हम
क्या करेंगे, अब हम यहां पर एक मैसेज देंगे, यहां पर हम एक मैसेज देंगे कि इंटर 10 नंबर्स। तो मैसेज देने के लिए हम यूज करेंगे system.out.println इंटर 10 numbers। इंटर 10 numbers। नाउ यूजर विल इनपुट 10 numbers जिसे हमें एरे में स्टोर करना है। तो इनपुट लेने के लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा फॉर i इक्वल टू 0 सेमीकॉलन, i इज लेस देन 10 सेमीकॉलन, i प्लस प्लस। तो यह लूप आपका 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम 0 टू 9। यह लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम 0 टू 9। ठीक है, अब चलिए एरे में वैल्यूज स्टोर करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा xi इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करा रहे हैं तो उसके लिए हम sc डॉट नेक्स्ट इंट स्कैनर क्लास का नेक्स्ट इंट मेथड यूज करेंगे। तो यह लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और यूजर 10 नंबर्स इनपुट करेगा। अच्छा, अब यहां पर एक लॉजिक हम आपको और बताना चाहते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि हम चाहते हैं कि यूजर नंबर इनपुट करे और वो नंबर सम वेरिएबल में ऐड हो जाए। मतलब हम ऐसा चाहते हैं कि सम इक्वल टू सम प्लस xi, और यह स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर ही लिखेंगे। तो इससे एडवांटेज क्या मिलेगा, इससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, इससे हमें यह एडवांटेज मिलेगा कि हमने नंबर इनपुट कराया, उस नंबर को एरे में स्टोर किया और उस नंबर को हमने सम वेरिएबल में ऐड कर दिया, नंबर का सम भी निकाल लिया। तो एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज ये होगा कि आपको दोबारा लूप एग्जीक्यूट नहीं करना होगा, आपको दोबारा लूप एग्जीक्यूट नहीं करना होगा। अदरवाइज क्या करना होता, अदरवाइज हमें क्या करना होता, तो अदरवाइज हमें सम फाइंड आउट करने के लिए दोबारा से फॉर लूप क्रिएट करना होता है। ओके, तो हमने एक ही फॉर लूप के अंदर यूजर से वैल्यू इनपुट करा करके एरे में स्टोर किया और उस एलिमेंट को हमने सम वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हमें निकालना है एवरेज। तो हमने यहां पे लिखा avg इक्वल टू सम डिवाइड बाई 10। तो इस तरीके से हमने सम और एवरेज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब इन दोनों की वैल्यूज को हम प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा system डॉट आउट डॉट println sum इक्वल टू प्लस, here we display the value of sum। फिर हमने लिखा system डॉट आउट डॉट println एवरेज इक्वल टू प्लस avg। ठीक है, तो इस तरीके से यह प्रोग्राम हमारा बन चुका है। इस प्रोग्राम का पर्पज था फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 10 नंबर्स यूजिंग एरे। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा जावाc p10.java। तो प्रोग्राम इज कंपाइल्ड नाउ वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम java p10। तो यहां पर एक मैसेज आया इंटर 10 नंबर्स। तो हमने नंबर्स इनपुट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 नंबर हमने इनपुट किए। तो आप यहां पर देख सकते हैं
सम कितना आया है 55 और एवरेज कितना आया है 5.0। तो सम की वैल्यू तो सही है, सम की वैल्यू जो 55 आई है वो करेक्ट है, लेकिन जो एवरेज है वो 5.0 आया है जो कि सही नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? एवरेज आना चाहिए था 5.5। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने एवरेज निकाला, आपने लिखा एवीजी इक्वल टू सम डिवाइड बाई 10। तो सम क्या है? व्हाट इज सम? सम इज द इंट टाइप वेरिएबल। सम क्या है? इंट टाइप वेरिएबल। डिवाइड बाई 10 क्या है? 10 क्या है? इंट टाइप वैल्यू। तो होता क्या है रियल में, अगर आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्विसेंट आता है। जो रिजल्ट आता है वो क्विसेंट आता है। क्विसेंट का मतलब होता है भागफल। एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे और अगर दोनों इंट टाइप के हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भागफल आता है। तो अभी जब 55 10 से डिवाइड किया गया तो इसका भागफल कितना आएगा? 5 आएगा। 5 आएगा, तो इसलिए रिजल्ट में 5 आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करनी चाहिए? तो यहां पर हम टाइप कास्टिंग का यूज करेंगे। यहां पर हम टाइप कास्टिंग का यूज करेंगे। टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग क्या होती है? ओके, व्हाट इज द टाइप कास्टिंग? सो यू कैन से द कन्वर्जन ऑफ one data type to another is called typecasting। अगर एक डेटा टाइप को आप दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो इसी को टाइप कास्टिंग कहा जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो देखिए हम अपने इस कोड में कैसे टाइप कास्टिंग यूज करेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है एवीजी इक्वल टू सम डिवाइड बाई 10। तो सम है तो इंटीजर टाइप का, लेकिन हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सम के पहले ब्रैकेट में हमने लिख दिया फ्लोट, राइट। तो जब फ्लोट को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। तो इस बात को हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने कोड में, और जहां पर सम लिखा हुआ है, जहां पर इस लाइन में आपको चेंज करना है, जहां पर लिखा है एवीजी इक्वल टू सम डिवाइड बाई 10, तो यहां पर सम के पहले ब्रैकेट में आपको फ्लोट लिखना होगा। तो सम है तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल, लेकिन हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फ्लोट में। अब फ्लोट को जब आप इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट फ्लोट में आएगा। ओके, तो चलिए ये चेंजेस हमने किए प्रोग्राम में। अब हम प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करके रन करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा जावा सी p10.java, रन करेंगे जावा p10। तो मैसेज आया इंटर 10 नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर्स इनपुट किए। सो यू कैन सी हियर सम इक्वल टू 55 एंड एवरेज इक्वल टू 5.5। तो इस तरीके से आप एरे का यूज करके प्रोग्राम बना सकते हैं। आइए एक प्रोग्राम और बनाते हैं।
एक प्रोग्राम और बनाते हैं, राइट। अगला प्रोग्राम हम बनाते हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप की एरे लेंगे, उसमें हम 5 नेम्स स्टोर करेंगे। जो प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं उस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप की एरे लेंगे और उसमें हम 5 नेम्स स्टोर करेंगे। फिर उन नेम्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिस्प्ले करेंगे। तो पहले मैं प्रोग्राम का पर्पज लिख देता हूं। प्रोग्राम का पर्पज है राइट ए प्रोग्राम टू टेक 5 नेम्स एज इनपुट एंड डिस्प्ले as input and display those names in alphabetical order. Write a program to take 5 names as input and display those names in alphabetical order. एक एरे लेनी है, स्ट्रिंग टाइप की एरे, उसमें 5 नेम्स स्टोर करने हैं, फिर उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है और डिस्प्ले करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि जिस तरीके से डिक्शनरी में वर्ड्स अरेंज होते हैं कि जिस वर्ड का पहला लेटर ए से है तो वो पहले आएगा, फिर बी वाला वर्ड आएगा, इस तरीके से जिस प्रकार से डिक्शनरी में वर्ड्स अरेंज होते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें नेम्स को अरेंज करके डिस्प्ले करना है। तो राइट ए प्रोग्राम टू टेक 5 नेम्स एज इनपुट एंड डिस्प्ले दोज नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आइए इस प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। तो यहां पर हमने प्रोग्राम फाइल लिया p11.java। फाइल ओपन हो गई। अब हम सबसे पहले प्रोग्राम का पर्पज लिखेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू टेक 5 नेम्स एज इनपुट एंड डिस्प्ले नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। Write a program to take 5 names as input and display names in alphabetical order. ओके, तो इस प्रोग्राम में हमें यूजर से नेम्स इनपुट कराने हैं, एरे में नेम्स को स्टोर करना है, फिर एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, फिर एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है। इतना काम करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे import java.util.asterisk, एस्ट्रिक यूज करेंगे। import java.util.asterisk मतलब java.util पैकेज से हम सभी क्लासेज को, सभी इंटरफेसेज को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हमने यहां पर क्लास बनाई p11। इस क्लास में हमने मेन मेथड बनाया बाय यूजिंग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड वी पास हियर द स्ट्रिंग टाइप अरे। क्लियर? तो हमारा मेन मेथड क्रिएट हो गया है। अब हम यहां पर एक स्ट्रिंग टाइप की अरे लेंगे। जो नेम होते हैं वो टेक्स्ट टाइप के होते हैं या स्ट्रिंग टाइप के होते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? अगर हम टेक्निकली बात करें तो स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैर टाइप। स्ट्रिंग जो है वो कैर टाइप का सीक्वेंस होता है या कैर टाइप की एरे होती है। फाइन।
तो देखिए यहां पर हम स्ट्रिंग टाइप की एरे बनाएंगे। तो टाइप में हमने दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा। एरे का नाम हमने दिया नेम्स या नेम दे दिया, नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और साइज हमने दिया 5। साइज हमने दिया 5। सो दिस एरे ऑफ स्ट्रिंग टाइप कैन स्टोर द 5 नेम्स, कैन स्टोर द 5 नेम्स। फिर हमने यहां पर एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया आई फॉर लूप काउंटर। ओके, अब चूंकि हमें यूजर से वैल्यू इनपुट लेनी है, तो हम यहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। सो वी क्रिएट हियर द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। फाइन। अब हम यहां पर नेम्स इनपुट कराएंगे। तो हमने यहां पर मैसेज दिया बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर 5 नेम्स। तो सबसे पहले ये मैसेज डिस्प्ले होगा इंटर 5 नेम्स। अब यूजर नेम्स को इनपुट करेगा, तो इनपुट लेने के लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा फॉर आई इक्वल टू 0 सेमीकॉलन, आई इज लेस देन 5 सेमीकॉलन, एंड आई प्लस प्लस। ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, फ्रॉम 0 to 4। अब देखिए, अब हमें सीखना है कि स्ट्रिंग वैल्यू कैसे इनपुट लेते हैं। तो स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट लेने के लिए हम यहां पर लिखेंगे नेम ऑफ आई इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट कराने के लिए हम स्कैनर क्लास का नेक्स्ट लाइन मेथड यूज करते हैं। हम स्कैनर क्लास का नेक्स्ट लाइन मेथड यूज करते हैं। तो हमने यहां पे लिखा sc डॉट नेक्स्ट लाइन। तो ये लूप आपका 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, लूप आपका 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और यूजर 5 नेम्स को इनपुट करेगा। फाइन। अब काफी कुछ हो चुका है वर्क। हमने 5 नेम्स इनपुट करा लिया। अब इन नेम्स को हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो हमें कुछ सॉर्टिंग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, लाइक बबल सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट। ऐसा हम लोगों ने सी में किया था, राइट? लेकिन जावा में सॉर्टिंग के लिए लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। जावा में एक मेथड है जिसका नाम है अरेज डॉट सॉर्ट। यहां पर अरेज एक क्लास है जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज में पाई जाती है, और अरेज क्लास में सॉर्ट एक मेथड है जो एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है। तो हमने यहां पे यूज किया अरेज डॉट सॉर्ट, और ब्रैकेट में हमने एरे का नाम पास किया। तो हमने एरे का नाम पास किया नेम। ठीक है? तो बस यह मेथड एरे के एलिमेंट को सॉर्ट कर देगा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। तो ये अरेज डॉट सॉर्ट मेथड एरे के एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, राइट? तो हमारे जो नेम हमने स्टोर किए हैं एरे में, वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे। अब हम नेम्स को प्रिंट करेंगे।
तो हमने यहां पर लिखा system.out.println नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। अब हम दोबारा से फॉर लूप चलाएंगे और नेम्स की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा फॉर i इक्वल टू 0 सेमीकॉलन, i इज लेस देन 5 सेमीकॉलन एंड i प्लस प्लस। और ये फॉर लूप हम एरे के एलिमेंट्स को, एरे में जो नेम्स स्टोर हैं उनको प्रिंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमने यहां पर लिखा system.out.println नेम ऑफ i। तो यह एक दूसरा एरे का प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में हमने एक मेथड के बारे में भी सीखा, एक बने बनाए मेथड के बारे में सीखा, arrays.sort मेथड, जो कि एरे के एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है। ओके, अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा जावाc p11.java। आई गॉट सम एरर फर्स्ट टाइम, कोई बात नहीं। हाँ, यहां पर कुछ कमी है। यस, यहां पर एक कर्ली ब्रेस छूट गया है लास्ट में, तो इसको लगा लेते हैं और अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो जावाc p11.java, अब हम इसे रन करेंगे जावा p11। तो मैसेज आया इंटर 5 नेम्स। तो मैंने यहां पर पहला नाम इनपुट किया रजत का, दूसरा नाम हमने इनपुट किया प्रिया का, तीसरा ब्रजेश, चौथा नाम हमने इनपुट किया शिखा और पांचवा नाम हमने इनपुट किया ललित। तो ये 5 नेम्स हमने इनपुट किए और अब प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं। नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले किसका नाम आया? ब्रजेश का, फिर ललित का, फिर प्रिया का, फिर रजत का और फिर शिखा का। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कैन यूज द एरे। मैंने आपको 2 प्रोग्राम बताए रिलेटेड टू द एरे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरे इन जावा। जावा में कितने टाइप की एरे होती हैं? तो बेसिकली 2 टाइप्स एरे होती हैं। एक होती है 1 डायमेंशनल एरे, जो अभी हम सीख रहे थे जिस एरे के बारे में, उसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे, और दूसरा है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होती है? जिसमें एक से ज्यादा डायमेंशन होती हैं, एक से ज्यादा इंडिसेज होती हैं, या एक से ज्यादा सबस्क्रिप्ट्स होती हैं, तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। ओके, चलिए अब आज का टास्क देते हैं। अब मैं आपको आज का टास्क बताता हूं कि कौन सा प्रोग्राम आपको बनाना है। तो टेक्निकल टास्क, तो पहला टास्क मैं यहां पर दे रहा हूं, राइट अ जावा प्रोग्राम टू सर्च a number in list of 10 numbers। राइट टास्क नोट कर लीजिए, ये टास्क आपको कंप्लीट करना है। राइट अ जावा प्रोग्राम
टू सर्च अ नंबर इन लिस्ट ऑफ 10 नंबर्स। आपको एक एरे लेनी है, उसमें 10 नंबर्स स्टोर करने हैं। नंबर्स स्टोर करने के बाद एक नंबर और इनपुट कराना है, फिर जो बाद में आपने नंबर इनपुट किया है उसे लिस्ट में सर्च करना है। ओके, दूसरा प्रोग्राम है राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू in a list. Write a Java program to find maximum and minimum value in a list. आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है विद 10 नंबर्स और उसमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं और अब हम देखते हैं कि आज हम लोगों ने कौन से टॉपिक्स कवर किए, क्या क्या चीजें हम लोगों ने सीखा। तो चलिए आउटकम की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम लोगों ने एरे क्या होती है, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं और एरे के लिए हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा। व्हाट इज एरे, व्हाई वी यूज द एरे, हाउ टू डिक्लेयर द एरे, हाउ टू इनिशियलाइज द एरे, हाउ वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर एरे, और फिर हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए। तो आज का ये लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी और उनकी प्रैक्टिस की। जो हमने आपको टास्क दिए हैं, 2 प्रोग्राम्स दिए हैं, उनकी प्रैक्टिस करिएगा, उनको बना के देखिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करिएगा। यस, नाउ देयर आर सम इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एरे इन जावा। जावा में एरे क्या होती है? ओके, तो मैं एक बार थोड़ा सा बता देना चाहूंगा। एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। एरे जो है वो सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, राइट। व्हाट इज द नीड ऑफ एरे इन जावा। तो एरे की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ओके, अगर आप एरे यूज करते हैं तो आपको मल्टीपल डिक्लेरेशन नहीं करने होते और एरे को यूज करना, मैनेज करना, एक्सेस करना आसान होता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एरे इन जावा। तो इन जावा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ प्रॉपर्टी, ये जो लेंथ है ये प्रॉपर्टी है, एंड लेंथ मेथड, राइट। लेंथ एक प्रॉपर्टी है और ये जो लेंथ लिखा है जिसके आगे पैरेंथेसिस है ये मेथड है। लेंथ प्रॉपर्टी फाइंड द साइज ऑफ एरे या लेंथ ऑफ एरे, एंड लेंथ मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन एरे, ये क्वेश्चन हमने आपको बताया है कि एरे में कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन होता है, एक ही जगह पर मेमोरी एलोकेट होती है जितना एरे का साइज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। आज हम लोगों ने एरे के बारे में सीखा है और कल के सेशन में जो अगला लेक्चर होगा
उसमें हम आपको स्ट्रिंग के बारे में बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। ये हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो थैंक you very much. Thanks to all of you and happy learning with SAP Pro India.